लेकिन रीडू लॉग फाइल जो उनसे ना ये these are purely used for recovery purpose. So today we will discuss, and after covering this unit, you should be able to explain the purpose of the redo log files and outline the structure of redo log files and how the fashion they will work. So you should be very clearly have the concept about all these things. And what is the link between the control file switch and checkpoint, and what is meant by the control file checkpoint fire and the control file switch, and multiplex and maintain the redo log files. तो इसको मल्टीप्लेक्स कैसे करते हैं और मेंटेन कैसे करते हैं, एंड इफ वी यूज OMF देन हाउ द रीडो लॉग फाइल विल बी मैनेज्ड. तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स. तो आप इनको जस्ट यू कैन नोट डाउन कि आफ्टर फिनिशिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन, then you can check that what the different concepts you already conceive and what are the missings from those ones. So for that you can ask questions. अच्छा, रीडू लॉग फाइल जो उनसे है ना, ये आपका इट विल रिकॉर्ड द चेंजेस मेड टू द डाटा. तो जो भी आप डेटाबेस में चेंज करेंगे ना, तो वो जो ओल्ड वैल्यूज होंगी दैट विल बी स्टोर्ड इन द रीडू लॉग फाइल. एंड द पर्पस ऑफ द रीडू लॉग फाइल्स इज ओनली फॉर रिकवरी पर्पस. ठीक है, तो प्योरली रिकवरी पर्पस के लिए अगर आप किसी भी वजह से देखिए आपने एक ट्रांजेक्शन चलाई और उसके अंदर लेट्स सपोज 50 डिफरेंट आपने स्टेप्स परफॉर्म किए, तो उसके बाद आप कहते हैं जी कि नहीं, आपने इस ट्रांजैक्शन को परमानेंटली स्टोर नहीं करना, यू वांट टू रोल बैक दिस ट्रांजैक्शन. तो आप रोल बैक की कमांड देते हैं, तो वो आपको क्या करेगा, ओरेकल सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल टू कह लें कि रिकवर द ओल्ड वैल्यू. ठीक है, एंड डिलीट एंड अरेज द न्यू वैल्यू. तो वो किधर से लेके आएगा, वो रीडू लॉग बफर से लेके आएगा. तो इसलिए ये प्योरली रिकवरी पर्पज के लिए होती है. और दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने एक डाटा जो है वो चेंज किया, वो रीडू बफर से फाइल जो डाटा जो है वो रीडू लॉग फाइल्स के अंदर परमानेंटली राइट किया जाता है, उसको फ्लैश आउट किया जाता है. और अभी वो ट्रांजैक्शन कमिट हो गई, लेकिन वो चेंजेस जो है वो डाटा फाइल के अंदर नहीं राइट हुई. तो आपकी जो है वो सर्वर जो है किसी भी वजह से शट डाउन हो गया. तो नाउ इट द इंस्टेंस नीड रिकवरी. तो नेक्स्ट टाइम जब वो करेगा तो द रिकवरी विल बी डन बाय फ्रॉम रीडू लॉग फाइल्स. क्योंकि देखिए जब आपका ओरेकल सर्वर शट डाउन हो जाता है तो ऑल द मेमोरी स्ट्रक्चर्स विल बी वॉश आउट. तो अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं, जस्ट एक सिनेरियो अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा एक बनाए, मैप बनाए, आपने कुछ चेंजेस की, आपने लेट्स सपोज आपने चेंजेस की वो डाटा फाइल के अंदर. ठीक है, सपोज हम कर लेते हैं कि आपने एक स्टूडेंट है रोल नंबर 1 और रोल नंबर 10 और 6 में सपोज कर रहा हूँ. ठीक है, उन्होंने अपना एड्रेस चेंज किया, उन्होंने कहा जी कि मेरा एड्रेस पहले था गुजरावाला, अब लाहौर हो गया. एक ने कहा जी मेरा गुजरावाला था इस्लामाबाद हो गया, एक ने कोई और का. तो ये चेंजेस हो गई, तो उसने उसी वक्त ट्रांजेक्शन को कमिट कर दिया. तो जैसे ही वो ट्रांजेक्शन को कमिट करेगा, तो वो चेंजेस जो सी हैं ओल्ड वैल्यूज दैट विल बी रिटन इन द रीडू लॉग फाइल. ठीक है, तो और आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है. और अब जो उनसा है वो उसको प्रीवियस वैल्यू को अगर रिकवर करना है, तो दैट रिकवरी विल बी डन बाय यूजिंग द रीडू लॉग फाइल इंस्टेड ऑफ द इंस्टेंस. तो मेमोरी स्ट्रक्चर तो वॉश आउट हो जाएंगे, तो वो फिर ओल्ड वैल्यूज को उधर से रिकवर कर देगा. क्योंकि जब भी आप का सिस्टम जो है वो अब नॉर्मली शट डाउन होता है, तो उसने दो काम करने होते हैं. नंबर वन के जो लास्ट चेक पॉइंट फायर हुआ था उससे ऑनवर्ड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, दोज विल बी रोल बैक. तो उसको वो रोल बैक करेगा, और उसको रोल बैक करने के लिए द ओल्ड वैल्यूज विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द रीडो लॉग फाइल्स. और जो उनसा है जो ऑल कमिटेड ट्रांजैक्शंस विल बी रोल फॉरवर्ड. तो जो भी कमिटेड ट्रांजैक्शंस होंगी उनको वो रोल फॉरवर्ड करेगा, और उसका भी डाटा जो है वो रिकवर करेगा उधर से. एंड न्यू चेंजेस विल बी मेड एंड रिटन इन द डाटा फाइल. So once the changes will be written in the data file, now those changes we can say that are the permanently shown in the database. तो ये इसका प्योर पर्पस होता है रीडू लॉग फाइल का. और प्रोवाइड रिकवरी मैकेनिज्म एंड कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स. अच्छा, ये जो सा है इसका, ये इसका ग्रुप 1 है, और ये ग्रुप 2 है, और ये ग्रुप 3 है. और ये जो इसके अंदर आपको फाइल्स नजर आ रही हैं, दीज विल बी कॉल्ड एज द मेंबर्स. तो हर जो है ग्रुप मोर देन वन ग्रुप्स हो सकते हैं. ये आपका
ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया और ये ग्रुप 3 हो गया, ठीक है। और ये ग्रुप जो होता है ये ए मैंने लिखा है, ये ए, बी और ये सी, ये इसके मेंबर्स हैं। तो देखिए नॉर्मली जो आपका एक ग्रुप होता है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मेंबर्स रखे जाते हैं, ठीक है। अनइवन नंबर ऑफ मेंबर्स का कोई एडवांटेज नहीं है, तो इसलिए नॉर्मली उससे अवॉइड किया जाता है, लेकिन ये कोई 100% कंपल्शन भी नहीं है। अच्छा, अब मेंबर्स का कंसेप्ट क्या है कि ओरेकल सर्वर को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ओरेकल सर्वर मस्ट नीड 2 रीडू लॉग ग्रुप्स। अगर आपके 2 रीडू लॉग ग्रुप्स नहीं होंगे तो आपका ओरेकल सर्वर स्टार्ट ही नहीं होगा, बिकॉज दीज आर द मैंडेटरी फाइल्स। जब हमने पढ़ा था कि ओरेकल सर्वर है तो कंसिस्ट ऑफ ओरेकल इंस्टेंस, बैकग्राउंड प्रोसेस और आपके फिजिकल फाइल, और फिजिकल फाइल में वो डाटा फाइल, कंट्रोल फाइल और रीडू लॉग फाइल, तो ये मैंडेटरी फाइल है। तो अगर आपके ये 2 रीडू लॉग ग्रुप्स नहीं होंगे तो आपका ओरेकल सर्वर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ओरेकल सर्वर को काम करने के लिए 2 वो चाहिए होते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं मेंबर्स। देखिए मेंबर मेंबर जो है ना, दीज आर द मल्टीप्लेक्स कॉपीज ऑफ द ग्रुप। तो वो उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका कॉपी होती है उस ग्रुप की। तो अगर ए के ऊपर कोई कंटेंट्स लिखेगा तो ओरेकल सर्वर तो वो साइमल्टेनियसली बी और सी के ऊपर सेम कंटेंट्स लिखेगा। तो ये जो है ये बैकअप मैकेनिज्म होता है। अगर आपका किसी वजह से एक जो सा ए फाइल है, ए मेंबर है, ये डैमेज हो गया, तो ओरेकल सर्वर विदाउट शटिंग डाउन ऑटोमेटिकली स्टार्ट राइटिंग ऑन बी एंड स्टार्ट एक्सेसिंग बी। और अगर बी किसी वजह से प्रॉब्लम कर गया तो वो ऑटोमेटिकली सी के ऊपर हो जाएगा। और ये जैसे 3 के अंदर अब एक ही है, मेंबर है, तो अगर किसी वजह से आपका ये मेंबर जो है वो हो जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है, ये वाला मेंबर, एक ही मेंबर है, अनअवेलेबल हो गया, तो इमीडिएटली आपका ओरेकल सर्वर डाउन हो जाएगा। तो यू हैव टू स्टार्ट अप योर सर्वर एंड ओपन द डेटाबेस अगेन। तो उसके लिए करने, तो इसलिए वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो उनसे वो मेंबर्स होते हैं, बट दे विल बी द रेप्लिका कॉपीज ऑफ द ईच अदर। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये आपका एक ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है। तो ये इन अ सर्कुलर फैशन, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फैशन। तो ओरेकल सर्वर ऑलवेज राइट द कंटेंट्स ऑन द रीडू लॉग ग्रुप्स इन अ सर्कुलर फैशन। वो पहले ग्रुप 1 के ऊपर राइट करना शुरू करेगा, मेंबर 1 और मेंबर 2 पर साइमल्टेनियसली। तो जब ये फुल हो जाएंगे तो वो आपका जो कंट्रोल है दैट विल बी शिफ्ट टू द नेक्स्ट ग्रुप। हाँ जी, ये आपका 1 हो गया और वो नंबर जो उनसा है वो इधर शिफ्ट कर देगा 2 के ऊपर, तो वो इधर लिखना शुरू कर देगा। अच्छा, इसको कहते हैं लॉग एल एस सी, लॉग सीक्वेंस नंबर। लेकिन जब भी वो किसी भी लॉग ग्रुप के ऊपर राइट करना शुरू करता है तो उसको एक यूनिक नंबर असाइन करता है। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि यदि आपने लॉग 1 पे लिखना शुरू किया तो उसको उसने लॉग सीक्वेंस नंबर असाइन कर दिया 1, ठीक है। तो जब वो लॉग 2 पे जाएगा तो वो उसको लॉग सीक्वेंस नंबर 2 असाइन करेगा, यूनिक नंबर होगा ये। जो वंस दैट नंबर विल बी असाइन टू एनी ग्रुप, तो जब भी वो दोबारा लिखा जाएगा तो वो नंबर दोबारा और किसी ग्रुप को असाइन नहीं किया जाएगा, इसलिए उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए वो यूज होता है। और जब वो ये सारा फुल हो जाएगा तो वो लॉग 3 पे शिफ्ट कर देगा, तो लॉग 3 को वो एक यूनिक नंबर असाइन करेगा 3, ठीक है। अब जब ये फिल हो जाएगा तो आपका लॉग स्विच जो है वो वापस इधर आ जाएगा और ये इसके कंटेंट्स को ओवरराइट करेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉग स्विच होना। जब भी आपका पॉइंटर जो है वो 1 पे लिख रहा है और जब वो इसको फिल करके वो नेक्स्ट पे स्विच होगा तो दैट इज कॉल्ड लॉग स्विच। और जब भी लॉग स्विच होगा तो वो एक नया नंबर जनरेट करेगा जिसको लॉग सीक्वेंस नंबर कहते हैं। और वो फिर इसको जो है वो लेट्स सपोज इसको वो कर देता 4, तो इसको वो 4 नंबर साइन कर देगा। और जब ये फुल हो जाएगा तो वो दोबारा इस 2 के ऊपर आएगा तो वो इसको नंबर 5 साइन कर देगा, ठीक है। और इसी तरह जब इस पे आएगा तो इसको 6 कर देगा। तो ये अब इसने इसको 6 क्यों कर दिया? क्योंकि अब उसने ओवरराइड कर दिया। नाउ द कंटेंट्स विल बी चेंज फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो इसलिए हर कंटेंट्स के लिए कह लें, इन अदर वर्ड्स कह लें, जस्ट टू क्लियरली अंडरस्टैंड, कि जी वो एक नया लॉग सीक्वेंस नंबर असाइन करेगा।
अच्छा जी, रीड लॉग फाइल्स आर यूज्ड इन अ साइक्लिक फैशन, ये हमने कर लिया। व्हेन अ रीड लॉग फाइल इज फुल, लॉग राइटर विल मूव टू द नेक्स्ट लॉग ग्रुप, ठीक है। और जब आपका नेक्स्ट लॉग ग्रुप में वो मूव करता है तो दैट विल बी कॉल्ड लॉग स्विच एंड चेक पॉइंट ऑपरेशन आल्सो अकर्स। अच्छा, जब भी आपका चेक लॉग स्विच होता है, ये इधर हमने इधर बढ़ा, तो जब ये इधर लॉग स्विच होगा, ये इधर से मूव कर देगा इधर के ऊपर, तो आपका चेक पॉइंट फायर होगा। और आपको पता ही है कि चेक पॉइंट फायर होता है तो क्या होता है, वो लॉग राइटर को सिग्नल देगा और लॉग राइटर क्या करेगा, बफर कैशे से आपके जो कंटेंट्स हैं दैट विल बी रिटन ऑन द रीडू लॉग फाइल्स, और डर्टी बफर्स विल बी रिटन इन द डाटा फाइल्स, और वो करेगा और इंफॉर्मेशन रिटर्न थ्रू द कंट्रोल फाइल। अच्छा, इसमें जो होता है, जो करंट आपका log sequence number होता है, that will be written in the headers of the data file and in the control file। ये अब आपने याद रखना है कि जो आपका करंट log sequence number होता है वो आपके रीड लॉग फाइल के अंदर भी लिखा जाता है और कंट्रोल फाइल के अंदर भी लिखा जाता है, ठीक है। किस पर्पज के लिए? फॉर रिकवरी पर्पज। अब ये देखें, ये थोड़ा सा कह लें कि एक कंसेप्चुअल थिंग है कि वो लॉग सीक्वेंस नंबर वो लिख रहा है। लेट्स सपोज अब आपकी कंट्रोल फाइल के अंदर है 5, ठीक है। तो अब जब, क्योंकि जब रिकवरी करनी है तो वो आपकी वो ऑटो रिकवरी होती है। अगर आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है तो वो ऑटो रिकवरी करके देता है, उसके लिए आपको कोई कमांड नहीं देनी होती। आप जब उसको दोबारा ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिकवरी स्टार्ट करता है। तो अब ओरेकल सर्वर को कैसे पता चलेगा कि उसने किधर से रिकवरी स्टार्ट करनी है और किधर तक रिकवरी करनी है? तो वो करंट लॉग सीक्वेंस से उसको पता चलेगा कि इसकी एंट्री जो है ना, दैट मस्ट बी रिकवर्ड एट दैट टाइम। और अल्टर सिस्टम स्विच लॉग, तो ये आप एक्सप्लिसिटली विद कमांड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका लॉग स्विच होने के डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप स्विच लॉग की कमांड एक्सप्लिसिटली दे दें, दूसरा ये है कि आपका चेक पॉइंट फायर कर दें, तीसरा ये है कि आपका 1/3 आपका जो ग्रुप है वो फुल हो जाए, या ये भी हो सकता है कि 1 MB डाटा जो है 1 MB डाटा आपका फुल हो जाए, तो आपका लॉग स्विच हो जाता है। और फोर्थ ये है कि यू कैन एक्सप्लिसिटली स्विच योर लॉग फाइल, तो वो आप जो है वो थ्रू कमांड दे सकते हैं, तो उसके लिए ये अल्टर सिस्टम कमांड यूज होती है। अच्छा, चेक पॉइंट जो है कैन बी फोर्स्ड बाय यूजिंग। अच्छा, चेक पॉइंट का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो ये अब आपको बड़ा क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि चेक पॉइंट जो फायर होता है वो कब कब चेक पॉइंट फायर हो सकता है। तो उसकी भी डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि आप उसका टाइम सेट कर सकते हैं कि जी एवरी 5 मिनट आपका चेक पॉइंट फायर हो, या जब आपका 1/3 डेटाबेस बफर कैसे फिल हो जाए फिर आपका चेक पॉइंट फायर हो। और इस तरह डिफरेंट सिनेरियोज में आप या एक्सप्लिसिटली आप चेक पॉइंट फायर करवा सकते हैं थ्रू कमांड, तो वो भी हो सकता है। और एक देखें, ये पैरामीटर है फास्ट स्टार्ट mttr टारगेट। इफ यू विल सेट दिस पैरामीटर इन योर p फाइल, तो दैट विल आल्सो डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर चेक पॉइंट फायर। तो ये आपकी चेक पॉइंट फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करेगा। इसको मैं अभी समझाता हूँ आपको कि ये फास्ट स्टार्ट एमटीटीआर टारगेट होता क्या है और इसकी वैल्यू हम किस में देते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो एक्सप्लिसिटली आप अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट की कमांड से चेक पॉइंट फायर कर सकते हैं। तो चेक पॉइंट का आपको पता है कि चेक पॉइंट फायर करने का मकसद ये होता है कि इट विल गिव यू द इंश्योरेंस दैट up to this point your memory structures are fully synchronized with your data files. So at the time of failure, there will be no need of any type of recovery from up to this point. तो उधर तक रिकवरी की जरूरत नहीं होगी, और यही चेक पॉइंट इंश्योर करता है। अच्छा, ये जो फास्ट स्टार्ट एमटीटीआर टारगेट है ना, इसकी वैल्यू ये सेकंड्स में होती है। तो ये हमने दिया 600 सेकंड, इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, ये जो 99 जो प्रीवियस ओल्ड वर्जन है ना, उसमें ये दो पैरामीटर्स होते थे, फास्ट स्टार्ट आईओ टारगेट और लॉग चेक पॉइंट टारगेट। तो ये दो पैरामीटर्स थे, तो उनको जो सा दो दोज आर नाउ डेप्रिकेटेड पैरामीटर्स, फास्ट स्टार्ट आईओ टारगेट और लॉग चेक पॉइंट टारगेट, ठीक है। तो वो डेप्रिकेटेड है, तो उन दोनों को मिला के जो सा अब एक पैरामीटर दे दिया है, दैट इज कॉल्ड फास्ट स्टार्ट एमटीटीआर टारगेट, एंड वी विल गिव द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर इन द सेकंड्स, ठीक है। तो इसकी सेकंड्स में वैल्यू देंगे। तो 600 सेकंड का मतलब ये है
कि एट द एनी टाइम ऑफ फेलियर ऑफ द ओरेकल सर्वर इट मस्ट परफॉर्म रिकवरी विदन दिस टाइम, विदन दिस गिवन टाइम। तो ये अब आपने बताया कि जी किसी भी टाइम के ऊपर अगर आपने रिकवरी करनी है, ओरेकल सर्वर को आप एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि अगर किसी भी टाइम के ऊपर अगर आपका ओरेकल सर्वर डाउन हो जाए तो वो मैक्सिमम टाइम जो होगा कि जिसमें उसने रिकवरी परफॉर्म करनी है, तो दैट विल बी 600 सेकेंड्स। तो अब अगर इसकी वैल्यू आप कर देते हैं 300 सेकेंड, तो अब ओरेकल सर्वर अकॉर्डिंगली जौन सा है वो अपना चेक पॉइंट फ्रीक्वेंसी सेट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि एट द टाइम ऑफ फेलियर उसने जो सा है वो रिकवरी परफॉर्म करके देनी है। लेट्स सपोज अगर हम इसकी एग्जांपल एक बहुत ही सादा तरीके से हम अगर उसको एक्सप्लेन कर लें, तो वो ये इस तरह हो सकती है कि आपने एक इसकी वैल्यू आपने सेट कर दी 300, ठीक है, और आपको पता है जी कि 1 सेकंड पर ट्रांजैक्शन अगर उसकी रिकवरी करनी पड़े तो 1 सेकंड लगता है। सपोज हम रफली एक जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग हम कर लेते हैं। अब देखिए अब चेक पॉइंट फायर हो रहा है, तो आपकी पर मिनट सपोज हम करते हैं जी कि 100 ट्रांजेक्शन हो रही हैं पर मिनट, ठीक है, तो सॉरी पर सेकंड आपकी 100 ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो 1 सेकंड में 100 ट्रांजेक्शन होगी, और 2 सेकंड में 200 ट्रांजेक्शन, 3 सेकंड में 300 ट्रांजेक्शन। तो अगर वो करेगा 4 मिनट में कितनी 400 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। तो अगर वो 4 मिनट के बाद आपका चेक पॉइंट फायर कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि कभी भी आपका जब वो होगा चेक पॉइंट फायर हो गया और उसने वो अपडेट कर दिया। अब नेक्स्ट चेक पॉइंट से पहले तक वो जो सा है वो आफ्टर 3 सेकंड 3.5 सेकंड के ऊपर कितनी होगी 350 ट्रांजेक्शन आपकी होगी, और आपका वो हो गया सर्वर डाउन हो गया, किसी वजह से भी फेलियर हो गया। तो अब उसको रिकवर करने के लिए कितना चाहिए होंगे सेकंड चाहिए होंगे 350 सेकंड चाहिए होंगे, क्योंकि 350 ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं। लेकिन आपने उधर इधर वैल्यू क्या दी हुई है 300 दी हुई है, तो इसलिए ओरेकल सर्वर ऑटोमेटिकली 4 सेकंड्स की बजाय उसको क्या करेगा 3 सेकंड पे ले जाएगा चेक पॉइंट फायर को, क्योंकि उसको पता है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वो कितनी देर में रिकवर कर सकता है। तो इस तरह वो, लेकिन ये कोई 100% हार्ड फास्ट रूल भी नहीं है कि वो हमेशा इसी में करेगा। तो ओरेकल सर्वर विल ट्राई इट लेवल बेस्ट टू रिकवर द इंस्टेंस विद इन दिस टाइम, लेकिन सम टाइम पॉसिबल ही नहीं होता, तो उसमें फिर ये नहीं होगा कि वो करेगा ही नहीं, या वो जो सा है वो लाजमी इसमें करेगा, तो वो अगर पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह है कि वो अपनी अकॉर्डिंगली चेंजेस सारी इसके मुताबिक करेगा, पैरामीटर्स की फ्रिक्वेंसी और उसकी जो लॉग राइटर को राइट करना है उसकी फ्रिक्वेंसी, डीबी राइटर के राइट करने की फ्रिक्वेंसी, चेक पॉइंट के फायर होने की फ्रिक्वेंसी, तो वो इस तरह सेट करेगा कि एट द टाइम ऑफ फेलियर वो इस टाइम के अंदर जो सा वो कर सके। इसको आप लोग पढ़ें, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ये जो सा ये लॉग ये इसकी फॉर्मेशन होती है, और जब आप लॉग ग्रुप बनाते हैं इसका मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस यू मस्ट क्रिएट 2 लॉग ग्रुप्स, और उसके मेंबर कितने भी हो सकते हैं, मेंबर्स की कोई वो कंपल्शन नहीं है, वो हर ग्रुप में 1 मेंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन दैट विल अफेक्ट आल्सो बाय योर पैरामीटर। तो उसमें आपने जब पी फाइल हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था मैक्स लॉग ग्रुप्स, कि एक ग्रुप कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, और मैक्स लॉग मेंबर्स, तो एक ग्रुप में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। तो उसकी वैल्यू आपने उस वक्त रखी थी 5। तो इसका मतलब ये है कि ये आपने वैल्यू सेट कर दी, अब आप एक ग्रुप के अंदर मोर देन 5 मेंबर्स क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये आपने लिमिटेशन दी। तो अगर आप उधर 7 कर दें तो 7 कर सकते हैं। तो दैट विल टोटली डिपेंड्स अपॉन अप टू यू कि आप उसकी वैल्यू क्या रखना चाहते हैं। लेकिन वंस यू विल सेट देन यू हैव टू फॉलो दैट, तो वो आपकी एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, अदरवाइज कोई उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आपने एक ग्रुप बनाया और आपने एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग आपने 2 ग्रुप्स बनाए और आपका सर्वर इंस्टॉल हो गया, डेटाबेस क्रिएट होगी और आपने ओपन भी कर ली डेटाबेस, बट नाउ यू वांट टू क्रिएट एन अदर ग्रुप। अच्छा, ये किस बेस पे होता है? देखिए, ये अक्सर क्वेश्चन भी किया जाता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली होगा, तो आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो देखें, अगर आपको लॉग राइटर ट्रेस फाइल के अंदर फ्रिक्वेंटली मैसेज आता है कि जी आपके लॉग राइटर को वेट करना पड़ रहा है, कि क्योंकि वेट कब करना पड़ रहा है कि उसने इस
लेट्स सपोज ये जरा ध्यान से सुने कि वो लॉग ग्रुप 1 के ऊपर वो राइट कर रहा है और उधर से जब ये फुल हो गया तो वो 2 पे शिफ्ट कर गया, तो वो उसने इसको राइट करना शुरू किया। जब ये फुल हो गया तो वो वापस लॉग स्विच होगा, 1 पे आएगा। लेकिन वो 1 को उस वक्त तक बफर कैशे की बात कर रहा हूँ कि वो उस वक्त तक या सॉरी रीडू लॉग फाइल की बात कर रहा हूँ। तो वो लॉग ग्रुप को उस वक्त तक ओवरराइट नहीं करेगा जब तक आप इसकी आर्काइविंग कंप्लीट नहीं कर लेंगे। अगर आपने आर्काइविंग ऑन की हुई है तो अब उसको ओवरराइट नहीं करने देगा। तो उधर फिर क्या करेगा, लॉग स्विच आपका जो सा पॉइंटर है, इट हैज टू वेट द कंप्लीशन ऑफ द आर्काइविंग फाइल। तो वो जब हो जाएगी तो वो फिर इस पे लिखना शुरू करेगा, तो जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो सा है वो डिटेरियोरेट होती है। और इसी तरह जो सा है वो अगर आपके बफर के लॉग बफर से डाटा फ्लश आउट होके आना है इधर, और ये अभी इसकी आर्काइविंग नहीं हुई, तो वो इधर वेट करेगा। तो देयर कैन बी द टू पॉसिबिलिटीज, वन कि आपकी लॉग राइटर ट्रेस फाइल के अंदर आपको फ्रिक्वेंटली मैसेज आ रहा है कि आपके लॉग स्विच को वेट करना पड़ रहा है, या फिर जो सा है वो अलर्ट लॉग फाइल के अंदर वो आपको वार्न कर रहा है कि जी आपके लॉग उसको राइटर को वेट करना पड़ा फ्रिक्वेंटली। देन यू हैव टू डिसाइड कि जी आपको अपना एक या तो ज्यादा लॉग ग्रुप एक और ऐड करना चाहिए, या फिर इसका एग्जिस्टिंग साइज इंक्रीज करना चाहिए। तो देयर कैन बी मोर देन वन सॉल्यूशन, दैट विल आल्सो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो आपके पास क्या रिसोर्सेज है, तो अगर आप एक और ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो 1 से 2 पे जाएगा, फिर 2 से 3 पे जाएगा, तो इसको डबल टाइम मिल जाएगा इसको राइट करने के लिए, आर्काइविंग करने के लिए। तो वो जो 3 को फुल करेगा और उसके बाद वो 1 पे आएगा, पहले उसने 2 से ही 1 पे आ जाना था, तो इसलिए ये है कि उसको वेट करना पड़ रहा था। तो इसलिए, या फिर ये है कि आप इसका साइज इंक्रीज कर दें, अगर वो पहले 1 एमबी है, लेट्स सपोज आपने कर दिया 10 एमबी, तो पहले जो सा वो 2 सेकंड में फिल होता था, अब वो 10 सेकंड में फिल हो रहा है, तो उससे टाइम इंक्रीज कर जाएगा, उसकी आर्काइविंग पहले कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका लॉग राइटर को राइट करना वेट करना नहीं पड़ेगा, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को स्लो डाउन करता है अगर उसको वेट करना पड़े। तो उसके लिए कमांड होती है अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल ग्रुप, तो ये आप ऐड करेंगे। अच्छा, अल्टर डेटाबेस की कमांड जो है ना, ये आपकी कंट्रोल फाइल के अंदर चेंज कर देगी, ठीक है, लेकिन ये आपकी एक्चुअल डाटा फाइल क्रिएट नहीं करेगी। तो ये कंट्रोल फाइल के अंदर आपकी ऐड कर देगी कि जी अब आपका एक और लॉग ग्रुप ऐड हो गया है, या आपने मेंबर भी ऐड करना है वो भी और ये भी, तो करने के लिए तो, लेकिन ये है कि ये आपको जो फाइल है ये आपको फिजिकली विद ओएस कमांड क्रिएट करनी पड़ेगी उस लोकेशन के ऊपर। तो अगर ये दो मेंबर्स हैं एक में, तो आपको दो फाइल जो है वो फिजिकली क्रिएट करनी पड़ेंगी उस साइज की। अच्छा, एक ग्रुप के अंदर जो से मेंबर्स होते हैं ना, उनका साइज डिफरेंट नहीं हो सकता, लेकिन एक ग्रुप जो है उनका साइज डिफरेंट हो सकता है और नंबर ऑफ मेंबर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकली उनका कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए नॉर्मली उनका साइज डिफरेंट नहीं रखा जाता। लेकिन आप, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, दोज ऑल विल मस्ट हैव द सेम साइज, क्योंकि वो रेप्लिका कॉपीज होती हैं। तो ओरेकल सर्वर ने साइमल्टेनियसली सेम कंटेंट्स विल बी रिटन ऑन द ऑल मेंबर्स ऑफ द वन ग्रुप ऑफ रीड लॉग ग्रुप। तो वो करना होता है, तो इसलिए वो साइज जो है वो सेम होना चाहिए। तो अल्टर डेटाबेस की कमांड जो है, इट विल ओनली चेंज मेड चेंजेस इन द कंट्रोल फाइल, वो उधर आपके कर लेगी, रीडू लॉग ग्रुप की एंट्री उसमें ऐड कर देगी। अब देखें, जब भी आपने राइट करना है तो आपने एक डाटा चेंज किया, ठीक है, वो राइट हो गया, आपने दोबारा डाटा चेंज किया, अब लॉग राइटर ने उसको राइट करना है। तो हाउ द ओरेकल सर्वर विल कम टू नो दैट वेयर दिस डाटा विल बी राइट फ्रॉम द बफर कैशे, रीडू बफर कैशे टू द लॉग फाइल, कौन सी लॉग फाइल में करना है। तो करंट लॉग सीक्वेंस नंबर, तो करंट लॉग सीक्वेंस नंबर किधर होगा, इन द कंट्रोल फाइल, मीन्स के ओरेकल सर्वर कंट्रोल फाइल को पढ़ेगा, और जब वो इधर से लॉग स्विच करना है तो वो जो है वो फिर उसको पढ़ेगा कि ये जो सा ये आपने लॉग स्विच किया है तो इसको करें। अच्छा, जिस तरह आपने ग्रुप ऐड किया था, बिल्कुल इसी तरह हम जो सा वो मेंबर भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी अल्टर डेटाबेस ऐड फाइल की कमांड यूज होगी।
अच्छा, एक चीज़ अब आपने याद रखनी है, ये बड़ा क्लियरली अगर आप स्टार्ट से इसको लेके चलेंगे ना, तो अल्टर डेटाबेस की कमांड हमेशा विल चेंज द कंटेंट्स ऑफ द कंट्रोल फाइल, और जो अल्टर सिस्टम की कमांड है, इट विल चेंज द कंटेंट्स ऑफ योर एसपी फाइल। तो अब आप इसमें आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कोई भी ऐसी एंट्री जो कि आप चेंज करना चाह रहे हैं अपनी एसपी फाइल में, तो यू विल गिव द अल्टर सिस्टम कमांड। और अगर आप कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं जो कि एंटर होगी इनटू योर कंट्रोल फाइल, तो देन यू विल गिव द अल्टर डेटाबेस कमांड, नॉट अल्टर सिस्टम कमांड। ठीक है, तो अगर आप ये मेक श्योर, एक ये चीज मेक श्योर कर लें कि आप ये चेंज करने किस में जा रहे हैं, और एक चीज ये मेक श्योर कर लें कि जी आप एसपी फाइल के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं और आपकी कंट्रोल फाइल के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, तो फिर आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इधर जी मैंने अल्टर डेटाबेस की कमांड लिखनी है कि अल्टर सिस्टम की। क्योंकि 90% स्टूडेंट जो है ना वो पेपर के अंदर यही मिस्टेक करके आते हैं कि जी जिधर अल्टर सिस्टम करना होता है अल्टर डेटाबेस लिखाते हैं, वो कहते हैं जी हमें याद नहीं रहा, हमें भूल गया था। तो ये उसको याद करने के ये दो टेक्निकल मेथड्स हैं कि एक तो ये कि आपको क्लियरली पता हो कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द कंट्रोल फाइल एंड व्हाट आर द एंट्रीज यू हैव टू गिव इन द एसपी फाइल। और नंबर 2 कि ये जो आप काम करने जा रहे हैं, ये आप किधर करेंगे? तो ये अब अगर आपके कंट्रोल फाइल में है, तो हमने ऐड भी उसमें जब ग्रुप ऐड करेंगे या मेंबर ऐड करेंगे, तो दैट चेंजेस विल मेड इन द कंट्रोल फाइल, क्योंकि रीड लॉग ग्रुप्स और मेंबर्स की इंफॉर्मेशन आपकी कंट्रोल फाइल के अंदर होती है। तो इसलिए आप अल्टर डेटाबेस कमांड की करेंगे। अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल मेंबर और फिर उनकी कंप्लीट लोकेशन, तो वो आप दे देंगे। अच्छा, इधर अगर आप उसकी कंप्लीट लोकेशन नहीं देंगे ना, सिंपल आप लॉग 1 सी आपने कर दिया, तो ये आपने दे दिया, तो इट विल क्रिएट द योर फाइल एंट्री इन अ डिफ़ॉल्ट लोकेशन, तो वो आपकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे कर देगा। तो वो बाद में फिर आपको मिले ना मिले, तो वो एक अलग मसला है। तो इसलिए यू हैव टू गिव द कंप्लीट पाथ इंस्टेड इफ यू आर यूजिंग ओएमएफ। तो अगर आप ओएमएफ यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको ये सारा कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, और इवन के आपको रीड लॉग मेंबर का नाम भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दोनों चीज़ें ऑटो जनरेटेड होंगी, और वो जो आपने उधर वैल्यू दी होगी, एड्रेस पाथ दिया होगा, वो उधर आपका थर्ड लोकेशन पे ऐड कर देगा, आपका ग्रुप और मेंबर ऐड कर देगा वो। तो अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल मेंबर, सिर्फ इतनी कमांड आपने देनी है इफ यू विल यूज ओएमएफ। तो ये उसमें डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अल्टर डेटाबेस ड्रॉप लॉग फाइल, तो बिल्कुल इसी तरह आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ग्रुप 3 तो वो सारे का सारा हो जाएगा, उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे। और इसी तरह जो है अगर आप एक मेंबर ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो अल्टर डेटाबेस ड्रॉप लॉग मेंबर, और इस तरह आप जो है ना उसका कंप्लीट पाथ और वो आपने कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये कमांड जो है फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कमांड आपकी एक्चुअल फाइल, फिजिकल फाइल को डिलीट या ड्रॉप नहीं करेगी। उसके लिए यू हैव टू यूज द सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड, तो वो आपको करनी पड़ेगी, तो जिससे जो है वो आप ये डिलीट ड्रॉप करेंगे। तो ये क्या करेगी, ये आपकी कंट्रोल फाइल से एंट्री खत्म कर देगी। तो वंस द एंट्री विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंट्रोल फाइल, तो आप समझें कि उस ओरेकल सर्वर को पता ही नहीं कि उधर फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो इसलिए ना तो वो कभी उसको रीड करेगा और ना उसको राइट करेगा उसके अंदर। तो क्योंकि उसने जब भी एक रीड करना है, उसने करंट लॉग सीक्वेंस नंबर जो सा है वो उसने कंट्रोल फाइल से लेना है। कंट्रोल फाइल से उसको पता चलेगा कि आपकी कितने लॉग ग्रुप्स हैं, करंट लॉग ग्रुप कौन सा है, वो करंट लॉग सीक्वेंस नंबर से पता चलेगा। और एक लॉग ग्रुप के कितने मेंबर्स हैं जो जिधर उसने साइमल्टेनियसली लिखना है, वो उसको कंट्रोल फाइल से पता चलेगा। तो जब आप कंट्रोल फाइल से एंट्री खत्म कर देंगे, तो फिजिकल फाइल आपकी वैसे ही उधर पड़ी होगी, लेकिन अब ओरेकल के कह लें कि को नहीं पता कि उधर फाइल पड़ी है कि नहीं पड़ी, तो इसलिए दैट फाइल विल नेवर यूज्ड बाय द ओरेकल सर्वर। तो फिर उसको आप सेपरेटली जो है थ्रू ओएस कमांड उसको डिलीट करेंगे। तो अल्टर सिस्टम और अल्टर डेटाबेस की कमांड जो हैं ये आपकी फिजिकल फाइल्स को अफेक्ट नहीं करती। ये चीज़ आपने क्लियर कर रखनी है अपने पास कि इनका मकसद क्या होता है। अच्छा जी, रीलोकेटिंग और रीनेमिंग द ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स, तो आप उनको जो सा वो रीलोकेट कर सकते हैं। अच्छा, ये 50 मिनट्स हो गए, अभी सेशन ख़त्म हो जाएगा, तो इसको फिर हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। और